इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्सोस एंड लैरिकोस पोएम के बारे। इस पोएम को लिखा है सैफो ने और एक्चुअली ओरिजिनल ग्रीक में लिखा गया पोएम है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है विलियम लोगन ने। सैफो एक बहुत ही फेमस पोएटेस है। ये एंशंट क्लासिकल लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर की काफ़ी जानी मानी पोएट मानी जाती है और ना कि ये वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट वुमेन राइटर्स फ्रॉम द एंशंट टाइम से, बल्कि ये एक बहुत अच्छी लिरिक पोएट भी मानी जाती है अमंग ऑल द मेन एंड वुमेन एज वेल। लेकिन दुख का बात यह है कि इनका जितना पोएम था उसमें से बहुत कम ही आज इंटैक्ट पीस में बचा हुआ रहा है। शायद 2 या 3 पीस ही होगा मुश्किल से जो पूरा बचा हुआ है। बाकी सब इनका जो पोएम है वो नष्ट हो चुका है। या तो उसमें से कुछ टुकड़े बचे हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ देम आर सेव्ड, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में पाए जाते हैं, कुछ उनके टाइम के बाद के जो दूसरे ऑथर्स हैं वो उनको कोट किए हैं अपने अपने किताबों में, तब पाए जाते हैं। नहीं तो पूरा टोटल होल उनका पोएम मिलना बहुत मुश्किल है। और ये एक अफसोस की बात है हम लोग के लिए, बिकॉज जितना भी उनका पोएम आज तक मिला गया है वो भी काफ़ी लिरिकल और काफ़ी पैशनेट माना गया है। वो बहुत ही प्यारी सिंपल तरीके से, खूबसूरत तरीके से प्यार के बारे में, ठीक है, पैशन के बारे में, इमोशंस के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में पोएम लिखती थी और इसीलिए उनका कविता को आज भी पसंद किया जाता है। तो ये जो पोएम कैरेक्सोस एंड लैरिकोस है, इसमें उन्होंने अपने दोनों भाइयों के बारे में बात किया है। कैरेक्सोस एंड लैरिकोस उनके 2 भाई हैं। हालांकि ये इसको लेकर थोड़ा सा डिबेट है, क्योंकि सैफो का बाकी जितना भी पोएम या फ्रैगमेंट्स ऑफ पोएम पाया गया है उसमें कैरेक्सोस एंड लैरिकोस का, वो दोनों उनका भाई है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेंशन तो है नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, कुछ कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये दोनों उनके भाई थे और इन्हीं को लेकर के इन्होंने ये पोएम लिखा है। तो आइए चलिए लाइन बाय लाइन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं और एक छोटा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी आखिर में एक समरी टाइप का कर देंगे। तो say what you like about Caryxos. That's a fellow with a fat-bellied ship always in some port or other. तो चाहे तुम जो भी बोल दो कैरेक्सोस के बारे में, वो एक ऐसा बंदा है जो एक फैट बेलिड शिप, यानी एक शिप जिसका जो नीचे तलवा है वो फ्लैट है। मतलब सीधा बात है, एक शिप का बात, शिप लेके या तो वो इस बंदरगाह में या तो उस बंदरगाह में, एक बंदरगाह से दूसरा बंदरगाह वो अपना शिप लेके करता रहता है। मतलब क्या, वो मर्चेंट है। वो एक बंदर से दूसरा बंदर, एक देश से दूसरा देश अपना शिप लेके जाता है ट्रेडिंग करने, ठीक है। वॉट डज यूज केयर और द रेस्ट ऑफ हिज गैंग? यूज यानी द हेड ऑफ द गॉड्स, ठीक है, इन ग्रीक मिथोलॉजी। तो ज्यूस को इससे क्या ही फर्क पड़ता है, या उसके बाकी सदस्यों यानी बाकी गॉड्स को, तो ज्यूस को या फिर बाकी गॉड्स को क्या ही फर्क पड़ता है कि चाहे कैरेक्सोस कहीं कोई बंदरगाह में जाए या ट्रेडिंग करे, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है कि ह्यूमन एक्शंस आर वेरी ट्रिवियल टू द गॉड्स, ठीक है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कितना भी प्रे कर ले, कितना भी बड़ा काम कर ले, इंसानी नज़रिए से गॉड के लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। गॉड अपना हिसाब से जब जो मन करेंगे वो करेंगे, जिसको वो लोग इंपॉर्टेंट समझेंगे वही उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेस्ट डजंट मैटर। नाउ यू वुड लाइक मी ऑन माई नीज क्राइंग आउट टू हेरा ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रिंग हिम होम सेफ एंड फ्री ऑफ वर्ड्स। अब तुम लोग चाहोगे कि मैं क्या करूं, मैं मेरे घुटनों में आ जाऊं, यानी मैं प्रे करूं, झुक जाऊं, सजदा करूं। क्राइंग आउट टू हेरा, हेरा गॉडेस है, ठीक है। तो हेरा से मैं मिनतियाँ मांगू और उनसे, मतलब मैं क्राई करूँ, उनसे रो करके मैं दुआ मांगू कि ब्ला ब्ला। अच्छा, यहाँ ब्ला 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 का मतलब क्या है कि कुछ मंत्र कह लीजिए या कुछ उनका इनकेंटेशन कह लीजिए जो पढ़ करके हेरा को बुलाया जाता है। तो यहाँ ब्ला 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 दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये मैटर नहीं करता। सैफो के लिए कुछ भी मंत्र उच्चारण किया जाए, कुछ भी कह के बुलाया जाए, वो मैटर करता ही नहीं है, वो नॉनसेंसिकल है। क्यों? क्योंकि ये तो गारंटी नहीं है ना कि मैं कितना भी मंत्र पढ़ लूँ, मैं कितना भी बुला लूँ, हेरा आ ही जाएगी। चाहे मेरा मंत्र पढ़ते पढ़ते, मेरा गॉड को प्रे करते करते मेरा मृत्यु भी हो जाए, तो भी ये गारंटी नहीं कि गॉड आएंगे। उनको मन हुआ तो आएंगे, नहीं मन हुआ तो हम मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नॉनसेंसिकल है, उनके लिए मीनिंगलेस है ये प्रेयर कि आओ उसको, मेरे जो भाई है उसको प्लीज़ सेफली उसको घर ला दीजिए, फ्री ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स यानी होता है वुंड्स, कि उनको कोई जख्म ना आए, सही सलामत वो घर वापस आए। और ब्लबरिंग, या फिर ब्लबरिंग यानी अस्पष्ट तरीके से बोलना, वाह वाह वाह, थैंक यू फॉर क्योरिंग माई लिवर कंडीशन। वाह 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 अगेन क्या करता है, फिर से एक नॉनसेंसिकल रिपीटेशन ऑफ मंत्रा या इनकेंटेशंस है, प्रेयर है, ठीक है। कि फिर से कुछ कि किसी का लिवर कंडीशन खराब था तो वो क्योर हो गया, तो उसके लिए कोई थैंक यू बोल रहा है कि हाँ गॉड थैंक यू, आपने मेरा तबीयत ठीक कर दिया, मेरा हालत ठीक कर दिया। तो कुछ भी है, चाहे आप थैंक यू बोल लो, चाहे आप प्रे कर लो, चाहे आप रिक्वेस्ट कर लो, वो अल्टीमेटली मीनिंगलेस ही है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि गॉड उसको सुनेंगे।
गुड ग्रीव गॉड्स डू व्हाट दे लाइक, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितना भी मुसीबत में है, कितना भी हम लोग कोशिश कर लें, अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड्स ओन विल. दे कॉल डाउन हरिकेन्स विद अ विस्पर और सेंड ऑफ अ सुनामी द वे यू वुड अ लव लेटर. वो दे इन द सेंस गॉड्स का बात किया जा रहा है कि वो एक हरिकेन, हरिकेन यानी बहुत तेज तूफान का, समुद्री तूफान का बात किया जा रहा है, अपना एक छोटा सा विस्पर में, एक अस्पष्ट बस एक लफ्जों में वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ तबाह कर देने वाला एक हरिकेन बुला सकते हैं, या फिर एक सुनामी भेज सकते हैं. जिस आसानी से आप एक लव लेटर भेजते हो उसी आसानी से वो एक सुनामी भेज सकते हैं जो पूरा सृष्टि को तहस नहस कर दे. इफ दे हैव अ whim they make some henchman fix it up like those idiots in the Iliad. अगर वो लोग को ख्याल आया, whim यानी एक मर्जी, ख्याल, अगर वो लोग को ख्याल आया तो ये जो इतना बड़ा मेस अप वो लोग क्रिएट किए, इतना तबाही मचाए, तो ये सारा तबाही को बस एक नॉर्मल सा हेंचमैन ही फिक्स कर दे सकता है. हेंचमैन का मतलब होता है कि एक हमेशा एक लॉयल सपोर्टर, ठीक है, या एक लॉयल फॉलोअर जो आपका हर काम में आपका मदद करता हो, आपका साथ देता हो. हालांकि हेंचमैन का एक नेगेटिव इंप्लीकेशन भी होता है कि जनरली जो क्रिमिनल वर्क या डिसऑनेस्ट काम में साथ देता है, तो कोई भी वैसा बंदा उनका सपोर्टर के थ्रू, कोई भी आम आदमी से वो सारा तबाही जो उन्होंने फैलाया है वो फिक्स अप भी कर दे सकते हैं. लाइक दोस इडियट्स इन इलियड. तो इलियड में जैसे गॉड्स का मर्जी के अनुसार सब चीज़ तबाही भी आया था, फिर उसको फिक्स भी किया गया था, तो इसी तरीके से वो जब चाहे तब किसी भी आदमी से वो फिक्स करा सकते हैं, किसी भी आदमी से बिगाड़ भी सकते हैं, पूरा सृष्टि को तबाह भी कर सकते हैं, अगला मोमेंट उसको दोबारा जिंदा भी कर सकते हैं. A puff of smoke, a little fog, away goes the hero. It's happily ever after. तो थोड़ा सा धुआं निकलेगा, हल्का सा थोड़ा फॉग होगा, और बस हीरो जो है वो निकल पड़ेगा अपने जर्नी में. It's happily ever after. फिर जो है फिर सब कुछ सही होगा, बस निकल जाना है. यहाँ एक हीरोइज्म का भी एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया गया है कि एपिकल ट्रेडिशन में देख लीजिए, आप इलियड कह लीजिए, ओडिसी कह लीजिए, कि जो हीरो है, ठीक है, उसको हमेशा क्या करता है, गॉड्स का असिस्टेंस मिलता है, या फिर एक तरीके से जो विलन है उसको गॉड्स का एंटागनिज्म सहन करता पड़ता है, कि गॉड हमेशा असिस्ट करते हैं कोई चीज़ में तो हीरो आगे बढ़ जाता है, गॉड उसका विलन का सपोर्ट कर देते हैं तो विलन आगे बढ़ जाता है. तो ये हर चीज़ को एक तरीके से क्या दिखाया गया कि गॉड्स आर वेरी 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 पावरफुल एंड वी आर जस्ट पपेट्स इन देयर हैंड. ये चीज़ को बार बार दिखाया जा रहा है. आवर हेल्पलेसनेस बिफोर गॉड्स विश, इस चीज़ को दिखाया जा रहा है. सैफो इसी चीज़ को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं बार बार. एज फॉर लैरिकोस दैट ले अ बेड लिव्स फॉर द पिलो. जहां तक लैरिकोस का बात है, ले अ बेड मतलब दिन भर जो बिस्तर में सोया रहता है, लेजी पर्सन, लिव्स फॉर द पिलो, वो बस तकिया के लिए ही जिंदा है, दिन भर वो बिस्तर में पड़ा रहता है, लेजी है, कोई काम का नहीं है. इफ फॉर वंस ही वुड गेट ऑफ हिज एस ही माइट मेक समथिंग ऑफ हिज. एक बार के लिए भी अगर वो उठे, बिस्तर से उठे, कुछ काम धंधा करे, कुछ प्रयास करे, तो शायद वो अपना जिंदगी को कुछ बेहतर बना सके, अपना करियर बना सके, अपना कुछ काम धंधा कर सके. Then from that reeking sewer of my life I might haul up a bucket of spring water. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या कहा जाए तो पूरा पोइट्री का सबसे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लाइन से. तब हो सकता है कि मेरा ये जो रीकिंग यानी बदबूदार, सुअर यानी नाला, तो मेरा लाइफ का, मेरा जिंदगी का ये जो बदबूदार नाला है, वहां से शायद मैं हॉल अप यानी उठाना, बकेट ऑफ स्प्रिंग वाटर, एक साफ पानी का एक बाल्टी उठा सकूं. तो नाले, बदबूदार नाले में से कोई कैसे साफ पानी उठा सकता है? यहाँ बदबूदार नाला इन द सेंस उनका बहुत ही डिस्ट्रेसिंग लाइफ, उनका जो लाइफ था तब फिनेंशियली भी दे वर वेरी पजल्ड, दे वर वेरी कंफ्यूज, दे वर वेरी डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, वो लोग का परिवार में और भी कुछ समस्याएं थी, तो इसलिए वो प्रे कर रही है, वो मतलब एक तरीके से इम्प्लोर कर रही है लैरिकोस को कि अगर लैरिकोस तुम थोड़ा सा अपना, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, प्लीज़ तुम अपना लेजीनेस छोड़ के कुछ काम करो, तो तुम्हारा अपना भी ज़िंदगी बेहतर होगा, और शायद हम लोग का ज़िंदगी भी जो अभी बदबूदार नाले जैसा बेकार है उसमें से शायद कुछ खुशियाँ मिले, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ बेहतरी आए. ठीक है, तो ये था पूरा जो पोएम. तो इसका अगर आप सिंपल एक क्रिटिकल समरी या एनालिसिस करें तो यही निकल के आएगा कि अपना एक लैरिकोस जो है वो लेजी ब्रदर है, वो कुछ नहीं करता लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, वो कर सकता है और फैमिली को, हालत को बेहतरीन बना सकता है. और जो कैरेक्सोस है वो क्या है, वो ऑलरेडी मर्चेंट है, वो एक शिप से दूसरा शिप में ट्रैवल करते रहता है, एक बंदरगाह से दूसरा बंदरगाह में ट्रैवल करता रहता है, वो मर्चेंट है, लेकिन क्या कि उसका सक्सेस जो है उसका अपना प्रयास पे डिपेंडेंट नहीं है, गॉड्स का मर्जी पे डिपेंडेंट है. हो भी सकता है कि उसका मर्चेंट कहीं क्या है,
कि शिप में उधर जा रहा है तो एक स्टॉर्म अचानक से तूफान आया, डूब गया, ठीक है, तो उसका ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका गलती नहीं है, वो कितना भी एफर्ट्स लगाए, अगर गॉड्स का मर्जी नहीं होगा तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसके ऊपर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड नहीं करता। तो लैरी कोज अगर थोड़ा उठ करके काम कर ले तो शायद उसका कुछ बेहतरी आ जाए। तो ये दोनों भाइयों के बारे थोड़ा सा बताया गया है, और गॉड्स का बारे यहाँ बार बार बताया गया है कि गॉड्स जो मर्जी, एक तरीके से गॉड्स को विलेन का तौर पे यहाँ दर्शाया गया है कि इंसान का जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान उनको पुकारते पुकारते भले मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, वो लोग अपना मन रहेगा तो वो जो मर्जी वो करेंगे। ओके, सो दैट्स द समरी ऑफ द पोएम। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। और अगर कोई और पोएम, ड्रामा, ऐसे कुछ भी मैं आपको अगर मदद चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करिए, मैं जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो बना दूंगा। थैंक्स वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे